हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो जाके आप फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज किस टॉपिक की बात करने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, ये कूलम्ब्स लॉ जो था, एक साइंटिस्ट थे हमारे या फिजिसिस्ट कह सकते हैं, चार्ल्स ऑगस्टीन कूलम्ब ने इंट्रोड्यूस किया था 1785 में। तो उन्हीं के नाम से पड़ा है कूलम्ब्स लॉ। तो ये कूलम्ब्स लॉ कहता क्या है? ये कूलम्ब्स लॉ कहता है द फोर्स ऑफ interaction between any two point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो क्या कहता है कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या करें? इंटरेक्शन मीन्स यहाँ पे इंटरेक्शन में हमारी दोनों टाइप की फोर्स जाएंगी, अट्रैक्शन भी और रिपल्सन भी। तो जो फोर्स ऑफ इंटरेक्ट, दो पॉइंट चार्ज लेंगे, उनके बीच में जो भी हमारी फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फर्स्ट चार्ज के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो हम यहाँ पे दो पॉइंट चार्ज ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट चार्ज हमारा पास Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2। ये हो गया। इनके बीच का डिस्टेंस लेट कर लेते हैं, सपोज डिस्टेंस है इनके बीच का R। तो क्या कह रहा है कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, आइदर रिपल्सिव फोर्स हो सकती है इसके अंदर या फिर अट्रैक्टिव फोर्स हो सकती है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के प्रोडक्ट के। फिर कह रहा है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इन दोनों को अरेंज करते हैं। अरेंज करेंगे तो ये अरेंजमेंट बनेगा हमारा Q1 Q2 बाय R²। अब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटता है तो यहाँ एक कांस्टेंट लगेगा। तो जैसे ही साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा K। क्लियर? अब K क्या है यहाँ पे? K यहाँ आ गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और कूलम्ब्स लॉ कांस्टेंट। क्लियर? अब इस K की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम सेपरेटिंग द चार्जेस, जो चार्जेस को सेपरेट कर रहे हैं उसके मीडियम पर। क्लियर? वो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे आगे कैसे। अब K जो होता है ये इक्वल्स टू होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर? इसकी यूनिट निकालेंगे हम दोबारा एक बार कि यूनिट आई कैसे है। ये तो होगी वैल्यू। अगर इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है फाइनल वो बनेगा 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर। क्लियर। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला होता है। अब जो ये यूनिट है ये कैसे आई है, तो इसको निकालते हैं सबसे पहले। यूनिट ऑफ के फॉर्मूला है हमारे पास के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर। मुझे के की वैल्यू निकालनी है, तो के का यूनिट निकालने के लिए मुझे क्या वर्क करना पड़ेगा, एफ आर स्क्वायर Q1 Q2। एफ होता है न्यूटन, आर डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर, कुलम इंटू कुलम, तो इसकी यूनिट बन जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। क्लियर। अब आता है यहाँ पे हमारा कि ये क्या चीज़ है, एप्सिलॉन नॉट। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नॉट लगा दिया तो ये स्पेस के लिए। क्लियर। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है ये फ्री स्पेस की। तो अब ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या परमिटिविटी क्या होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी मीडियम की या सब्सटेंस की, क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो पहले लिख देते हैं, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम बिटवीन टू charges which affect the force between them। क्या होती है, ये प्रॉपर्टी है मीडियम की जो फोर्स को इफ़ेक्ट करती है। क्लियर। तो फोर्स को कैसे इफ़ेक्ट करेगी, अगर हम इसका फोर्स और इसके बीच में, ये हमारा फॉर्मूला आया था, क्लियर। इसके बीच में अगर रिलेशन देखें तो रिलेशन कुछ ये आता है हमारा। इट मीन्स अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो मेरा फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। क्लियर। इट मीन्स अगर मैं जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ाऊँगा तो हमारे पास एफ़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। क्लियर। तो ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो इसका क्या काम है, हमारे बीच के फोर्स को इफ़ेक्ट डालना। तो ये होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्लियर। अब बात करते हैं हम यहाँ पे इसकी यूनिट। तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। एप्सिलॉन नॉट के लिए हम यूनिट निकालेंगे और इसकी डायमेंशन निकालेंगे। तो फॉर्मूला जो अभी मैंने लिखा था उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्वल्स टू 1/4πf Q1 Q2 अपॉन, तो कॉलम फ्लो में एफ़ को हम नीचे ले आए और एप्सिलॉन नॉट को साइड ले गए। तो 4π कॉन्स्टेंट है, फोर्स यूनिट न्यूटन, इसकी कुलम और मीटर स्क्वायर। तो इसकी एसआई यूनिट क्या बन गई, एसआई बन गया हमारा कुलम स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर। ये बन गया इसकी एसआई। क्लियर। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन फार्मूला। तो फिर से फोर्स का डायमेंशन, पहले ऊपर कुलम है यानी चार्ज का डायमेंशन 80 होता है, इसका भी 80। अब ये आया कहाँ से, तो मैंने लास्ट क्लास में कराया था Q = I/T और Q = IT, और I का होता है A टाइम का T। तो ये यहाँ से लेके आए थे हम। क्लियर। नीचे न्यूटन मीन्स फोर्स का क्या होता है, mLT-2। R डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करेंगे तो m ऊपर आ जाएगा -1, L 1 और 1 2 3 हो गए, ये ऊपर आएगा 3, ऊपर 2 t हैं, ऊपर ये नीचे वाला -t ऊपर जाएगा तो एक और t यानी t हो गया 4 और a हो गया हमारा स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारा इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला हो गया, इससे यूनिट होगी। अब बात करते हैं हम इसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है फ्री स्पेस के अंदर। तो
वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो वैल्यू निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट की। वैल्यू होगी इसकी, अभी हमने पढ़ा था कि के इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया 1/4 पाई के की वैल्यू मैंने बताई थी अभी आपको, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 4 3.14 9 इंटू 10⁻9। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर। तो ये आ जाती है इसकी वैल्यू फ्री स्पेस में। डिफरेंट मीडियम्स के लिए इसकी वैल्यू डिफर करेगी, यानी चेंज करती रहेगी। फॉर मीडियम्स के लिए अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कूलम्स लॉ। अब हम कहते हैं 1 कूलम को डिफाइन, मीन्स डिफाइन 1 कूलम। तो आप लोगों को बता रखा है जब भी किसी भी क्वांटिटी को 1 से अगर आपको डिफ़ाइन करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा है आप उसको सारी क्वांटिटीज़ को फॉर्मूलेज में 1 कर दीजिए। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r²। क्लियर। तो यहाँ मैं Q1 और Q2 को कर देता हूँ 1 कूलम, डिस्टेंस को ले लेते हैं 1 मीटर। वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आएगी, इस पूरे की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 1 और अपन 1²। तो वैल्यू आ गई 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। तो 1 कूलम क्या हो गया, क्या आ गया हमारा 9 इंटू 10⁻। इट मीन्स 1 कूलम चार्ज की, 1 कूलम वो चार्ज है जो कि किसी दूसरे चार्ज पे इतने फोर्स से इंटरेक्ट करता है जबकि उन दोनों चार्ज को किसी वैक्यूम में और 1 मीटर की दूरी पर डिस्टेंस पे रखा गया है। तो उसको चलो लैंग्वेज में लिख देते हैं 1 कूलम इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इंटरेक्ट with a charge with a force of 9 into 10⁻9 Newton when placed in vacuum at a distance of 1 meter apart। तो 1 मीटर डिस्टेंस पे जब उसे रखा जाएगा तो वो अमाउंट ऑफ चार्ज हमारी आएगी 1 कूलम। तो ये होगी 1 कूलम की डेफिनेशन। क्लियर। अब करते हैं हम यहाँ पे कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में। तो ये तो हमारा एक नॉर्मल फॉर्म आ गया। अब जो हमारा टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। जब वेक्टर फॉर्म में होगा तो वेक्टर का मीन्स इस पर हमें डायरेक्शन के साथ कि किस डायरेक्शन में वो अप्लाई हो रहा है। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर। अब वेक्टर फॉर्म के लिए थोड़ा समझिए इसको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 चार्ज ले लेता हूँ। एक चार्ज आ गया मेरे पास Q1, एक चार्ज आ गया मेरे पास Q2। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सबसे पहले Q1 दोनों हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिए हैं। तो ये पहले हम Q1 से करते हैं कंसिडर। जो ये Q1 चार्ज है ये Q2 चार्ज पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। क्लियर। अब Q2 पे फोर्स लगी Q1 की वजह से, तो हम इसको क्या मानेंगे कि F2/1 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली प्रोसेस हमारा Q2 करेगा Q1 पे।
तो ये क्या हो जाएगी F12 फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकंड, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब Q1 चार्ज Q2 पे लगाएगा तो इस केस में तो ये पोजीशन कैसे चेंज करेगा, ऐसे चेंज करेगा, यानी R जो वेक्टर होगा हमारा 1 से 2 की तरफ जा रहा है, और सेम 2 में हो जाएगा कि जो R2 वेक्टर है ये 2 से फर्स्ट की तरफ जा रहा है। इट मीन्स 2-1 में R12 जा रहा है और 1-2 फोर्स में 2-1 हमारा क्या कर रहा है, ये हो गया। तो अब हमारा कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, जनरली कूलम्ब्स लॉ, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे F21 में अगर निकालूँ तो F21 क्या है, ये फोर्स ऑन चार्ज 2, ठीक है, या Q2 कर लेते हैं, Q2 माना हमने, Q2 ड्यू टू Q1। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और अपॉन में, तो F21 की तरफ जो हमारा था ये होता है हमारा ये, तो इसका स्क्वायर कर दिया, क्लियर। और साथ साथ इसकी डायरेक्शन क्या है R12, तो अलोंग R12 यूनिट वेक्टर का काम क्या है यहाँ पे हमारा, डायरेक्शन बताना, ये हो गया हमारा। अब सिमिलरली F12 ये हो गया हमारा फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, क्लियर। तो ये क्या होगा F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो Q2 से Q1 फोर्स लग रही थी और की केस में जो पोजीशन चेंज हो रही है 2 से 1 पे हो रही है, तो ये क्या होगा Q1 Q2 अपॉन में R21 का स्क्वायर और R21 यूनिट वेक्टर, क्लियर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब अगर हम देखें ये R12 और R21, तो ये कुछ ऐसे जा रहा है, R12 ऐसे जा रहा है और R21, दोनों डिस्टेंस तो इक्वल है लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो हमारा R12 है और R21 है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इक्वल है और अपोज कर रहे हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब इन तीनों को कंपेयर करते हैं अगर, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो F21 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2। इसमें सपोज वैल्यू पुट कर देते हैं हम R12 की, तो ये हो जाएगा R21 और R21 का साथ में आ जाएगा हमारे माइनस। तो फॉर्मूले दोनों सेम बन गए क्योंकि हमारा R1 जो F12 था वो ये था, ये था। अगर देखा जाए ऊपर नीचे से कंपेयर करें तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, बस फ़र्क कितना आ रहा है कि जो F12 है वो F21 के इक्वल आ रहा है बट माइनस, इट मीन्स इक्वल एंड अपोजिट। और जब भी ये होता है फोर्स इक्वल और अपोजिट होती है तो ये किसको ओबे करती है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को। तो क्या लिख सकते हैं कि हैंस कूलम्ब्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करती है। यही आपकी दो इम्पोर्टेंस हो जाती है इसकी, एक तो कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करती है और दूसरा ये एक दो सेंट्रल फोर्स है, ये किसी भी चार्ज के सेंटर से अप्लाई होती है। तो लिख देते हैं इसकी इम्पोर्टेंस। फर्स्ट, ओबे न्यूटन्स
थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड दे आर सेंट्रल फोर्सेस। ये सेंटर से अप्लाई होती है, दो चार्ज के सेंटर से अप्लाई होती हैं। ये तो हो गया इसका इम्पोर्टेंस हो गया। अब आता है इसकी कमियां क्या है, लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस क्या है, तो ये जो वैलिड है, फर्स्ट किस चीज़ के लिए, फर्स्ट एक तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है मस्ट बी एट रेस्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो रेस्ट पे होना चाहिए, फर्स्ट। सेकंड, तो चार्ज होने चाहिए वो होने चाहिए आपके पॉइंट चार्जेस, मस्ट बी पॉइंट साइज के चार्जेस होने चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़े चार्जेस नहीं होने चाहिए, तो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, दो आप लिमिटेड। और तीसरी लिमिटेशन, जो सेपरेशन होना चाहिए दो चार्ज के बीच में, must be greater than the nuclear साइज। और न्यूक्लियर साइज कितना होता है, 10⁻⁻5 मीटर। तो सेपरेशन होना चाहिए वो 10⁻⁻5 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इससे के बराबर इससे कम होगा तो वहाँ पे ये कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे आ जाती है हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमारी कूलम्ब्स फोर्स तो हो नहीं सकती। तो ये हो गई इसकी 3 लिमिटेशंस। क्लियर। चलिए अब उन पे बेस एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, देन आगे टॉपिक करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन कैरिंग इक्वल चार्जेस इज 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। क्या कह रहा है कि दो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट चार्जेस हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं, दोनों के पास चार्जेस कैसे हैं, इक्वल चार्जेस हैं। तो इट मीन्स हमारे पास जो Q1 है वो Q2 के बराबर हम मान लेते हैं कि वो Q है। क्लियर। इनके बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो हो रही है, लग रही है, जो फोर्स लग रही है वो है, क्लियर, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इसलिए इनके फोर्स जो लग रही है वो लग रही है हमारी रिपल्सिव। और बीच में जो डिस्टेंस है वो है हमारा 5 एंगस्ट्रॉम, और इसकी वैल्यू आपको पता है 10⁻⁻10 होती है, तो 5 × 10⁻⁻10 मीटर। अब बाय कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है हमारा, कूलम्ब्स लॉ F = 1/4πε0 Q1 Q2 और अपॉन में R²। क्लियर। तो F की वैल्यू हमें दे रखी है 3.7 × 10⁻⁹ 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹। Q1 Q2 हमें नहीं पता, तो ये हो जाएगा Q²। डिस्टेंस दे रखा है 5 × 10⁻⁻। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो Q² = हो गया 3.7 × 10⁻⁹ × 5 × 10⁻⁻10 और अपॉन में 9 × 10⁻9। क्लियर। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। 10 की पावर्स को करेंगे पहले, तो ऊपर -9 है, -10 -19, ये 9 ऊपर जाएगा, -19 ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका स्क्वायर रह गया, यहाँ पे हमने स्क्वायर लिखना भूल गए, इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 25 और ये हो जाएगा 20, तो -29 और 9 ये जाएगा -38, तो 10⁻⁻38। क्लियर। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 10.28, ये आ गया Q²। तो Q = हो जाएगा √10.28 × 10⁻⁻38।
इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा कुछ 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर। चलो चार्ज की वैल्यू तो निकल गई, लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हर आयन से मिस हो रहे हैं। तो इसके लिए हमने पढ़ा है, फर्स्ट वीडियो में हमने कराया था क्वांटाइजेशन। क्या कहता है, ये कहता है कि Q इक्वल्स टू NE और N इक्वल्स टू Q/E। Q आया हमारे पास 3.2 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, कटिया ये 2 पे, तो नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स मिस हो रहे हैं यहाँ पे, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिसिंग है वो है नंबर 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स या 2 आयन्स हमारे मिसिंग हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, अ फ्री पिथ बॉल A of 8 gram carries a positive charge of 5 into 10⁻⁻8 coulomb. What must be the nature and magnitude of charge that should be given to a second pith ball B fixed 5 cm below the former ball so that the upper ball is stationary? तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास 2 बॉल हैं, एक बॉल तो है ये हमारे पास, क्लियर, और जस्ट इसके नीचे एक और बॉल हमने रख दिया है। इन दोनों बॉलों के बीच का जो डिस्टेंस है, तो सेंटर से डिस्टेंस ले लेंगे, वो डिस्टेंस कुछ हमें गिवन है, वो डिस्टेंस गिवन है 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अगर ये बॉल हमारी A है और ये बॉल B है, इस पे चार्ज मान लेते हैं हम Q1 और इस पे चार्ज Q2, और इसका चार्ज हमें गिवन है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, और इस A बॉल का मास दे रखा है 8 ग्राम, तो इस पे जो वेट अप्लाई होगा वो होगा m1g। क्लियर, m1g। अब कह रहा है कि Q2 का नेचर कैसा होगा फर्स्ट, और मैग्नीट्यूड उसकी वैल्यू भी निकालनी है। Q2 पे चार्ज का नेचर कैसा होगा कि ये जो बॉल है वो स्टेशनरी रहे, इट मीन्स कोई मूवमेंट ना हो। अगर Q2 सिंपली, अगर Q2 हमारा ऊपर वाला तो हमारा पॉजिटिव है, अगर Q2 हमारा नेगेटिव होगा तो ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो जो हमें बोला है कि स्टेशनरी होगा, ये तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। हाँ, अगर Q2 हमारा पॉजिटिव होगा तो ये इसको क्या करेगा, ये ऊपर की डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगाएगा, यानी एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से क्या करेगा, ये स्टेशनरी रहेगा, अपने वेट की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं आएगा। तो Q2 का नेचर तो हमें मिल गया, तो Q2 कैसा होगा हमारा, पॉजिटिव। अब हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। हमें वैल्यूज़ दे रखी है, तो हमें Q दे रखा है, Q2 नहीं दे रखा है, हमें R गिवन है 5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻2। क्लियर। अब हमें पता है, वी नो कि जो फोर्स यहाँ पे बैलेंस कर रही है वो कर रही है m1g को, और साथ साथ में जो F1 है ये कूलम्स फोर्स के बराबर भी है, क्योंकि यहाँ पे हमारी रिपल्सिव फोर्स भी लग रही है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो क्या हो जाएगा हमारा 1/4πε0 Q1 Q2 R² = m1g। क्लियर। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 9 इंटू 10⁻9, Q1 की वैल्यू 5 इंटू 10⁻8, Q2 हमें नहीं पता, और 5 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर, और m1 5 ग्राम है तो इसको kg में करते हैं, -3g 9.8। सारी वैल्यू इसको यहाँ लेके आते हैं, 25 और ये हो जाएगा 10⁻4, तो Q2 इक्वल्स हो जाएगा 8 इंटू 10⁻3 9.8, 25 इंटू 10⁻4 अपॉन में 9 इंटू 10⁻9, 5 इंटू 10⁻8। क्लियर। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से Q2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कुछ 4.36 इंटू 10⁻7 कूलम, -7 कूलम।
तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड। नेचर हमने पहले ही बता दिया, नेचर कैसा है हमारा, फिर से लिख देता हूँ मैं एक बार, पॉजिटिव। क्लियर, तो क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब टॉपिक जो हम करेंगे वो है हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है? तो सिंपली डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ये रेशियो होता है हमारा। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम is the ratio of absolute electrical permittivity of medium to the absolute electrical permittivity of free space। तो ये रेशियो होता है हमारा परमिटिविटी जब मीडियम हो और परमिटिविटी आपका फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम, उसका रेशियो। तो इसे कहते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को समझाते हैं हम। सपोज पहले हमारे पास ये 2 पॉइंट चार्ज हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कुछ दे रखा हमें, हमारे डिस्टेंस की बना है हमें आर, और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो क्या है? अभी इनके बीच में सेपरेशन के बीच में जो फील्ड है वो है एयर या फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस जब फिल है तो इस केस में यानी चार्ज के बीच में क्या फील्ड है? एयर। तो इस केस में जो फोर्स होगी हमारी, मैं एयर के लिए ले लेता हूँ एफ एयर, तो उसके लिए हमने पढ़ा हुआ कॉलम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। क्वेश्चन फर्स्ट। तो ये तो हो गया हमारा एयर के केस में। अब सेम चार्ज है हमारे पास Q1 Q2, डिस्टेंस सब कुछ सेम है, बस इस बार कोई हमने यहाँ पे मीडियम फिल कर दिया है। तो इस केस में जो फोर्स हो जाएगी, कूलम्स फोर्स कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन m फॉर मीडियम Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। क्वेश्चन 2। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड क्वेश्चन 1/2। तो क्या हो जाएगा? F0 अपॉन में Fm इक्वल्स टू, तो F0 की वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आएगी 4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 और आर स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये सब कैंसिल आउट। तो रेशियो आ गया हमारे पास F0 अपॉन में Fm इक्वल्स टू एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये एक हमारे पास रिलेशन आ गया। इस रिलेशन में जो ये आया हमारे पास एप्सिलॉन m और एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा रेशियो है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम और अपॉन में इन फ्री स्पेस। इसको कहते हैं हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और के। तो ये हो गया हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। रिलेटिविटी परमिटिविटी क्लियर, ये होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया एक। अब यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं, किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि EM इससे जो हमारा होगा एप्सिलॉन m आ जाता है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r के बराबर। तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चंस होते हैं कुछ, अभी क्वेश्चंस कर लेंगे हम। तो ये होता है हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्लियर। तो यहाँ होता है हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ख़त्म। अब इस पर हम करेंगे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा ये हमें और क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
चलिए डाइलेक्ट्रिक पे हम एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा 2 point charges having equal charges separated by 1 meter distance experience a force of 8 Newton. What will be the force experienced by them if they are held in water at the same distance given K of water equals to 80? क्या कह रहा है कि दो हमारे पास इक्वल चार्ज हैं, पॉइंट चार्जेस, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो है 1 मीटर। क्लियर? पहले उसको जब वैक्यूम में रखा है तो इस केस में क्या वैल्यू आती है हमारे पास, ये आती है और इसकी वैल्यू दे रखी है 8 न्यूटन। क्लियर? ये 8 न्यूटन कह रहा है कि फोर्स क्या होगी अगर हम इसको पूरे सिस्टम को, पूरे चार्ज के अरेंजमेंट को, सारे अरेंजमेंट को, इस पूरे चार्ज के अरेंजमेंट को अगर हम वाटर में रख देंगे। तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर? और यहाँ पे हमें गिवन है कि जो वाटर है, के ऑफ वाटर, वो गिवन है हमें 80। अभी जस्ट हमने जो टॉपिक किया था उसमें हमने करा था F0 अपॉन में FM इक्वल्स टू आया था एप्सिलॉन M अपॉन में और एप्सिलॉन नॉट, और ये इक्वल्स टू आया था हमारा एप्सिलॉन R या फिर K के बराबर। तो यहाँ पे हमें K के टर्म्स में दे रखा है, हमारे पास ये दोनों वैल्यू नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। हमारे पास ये दो वैल्यू गिवन है, एक गिवन है और एक हमें निकालनी है। तो मीडियम के लिए हम क्या करेंगे, F0 F वाटर, एप्सिलॉन वाटर, एप्सिलॉन नॉट ER या फिर K वैल्यूज पुट करते हैं। इसकी वैल्यू है 8 न्यूटन, वाटर का नहीं पता, और K हमें गिवन है K ऑफ वाटर। अब K ऑफ वाटर कितना गिवन है, ये गिवन है हमें 80। तो F ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, 8/80 डिवाइड करेंगे तो 1/10 न्यूटन। तो वाटर पे फोर्स कितनी लगेगी, 1/10 न्यूटन या फिर 0.1 न्यूटन। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो इसमें आपके काफ़ी टॉपिक्स क्लियर कवर हो चुके हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।